नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मसला में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। जींद में होने वाले 2 तारीख को मेरी आवाज सुनो कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए सांसद बृजेंद्र सिंह कलायत गांव में पहुंचने पर एक बाइक रैली निकाली गई। पत्रकारों से बात करते हुए सांसद बृजेंद्र सिंह ने कहा कि 2 अक्टूबर को जींद में होने वाली मेरी आवाज सुनो रैली का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र से जुड़े बुद्धिजीवी लोग इस रैली में आएंगे। उन्होंने कहा कि यह रैली पूरी तरह से गैर राजनीतिक होगी, इसमें किसी भी पार्टी का झंडा या निशान नहीं होगा। इस रैली में पूरे प्रदेश से लोगों को निमंत्रण दिया गया। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि बीजेपी और बीजेपी के गठबंधन को आप कहां देखते हैं, इस पर सांसद बृजेंद्र सिंह ने कहा है कि मैं तो काफी समय से कह रहा हूं कि एक समय पर इस गठबंधन का औचित्य रहा होगा, क्योंकि सरकार को एक स्थायित्व प्रदान करना था। अब चुनावी वर्ष में अगर भारतीय जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी से अपना पल्ला नहीं छाड़ती तो बीजेपी पार्टी को आने वाले समय में इसका नुकसान होगा। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह 2 अक्टूबर को जींद में मेरी आवाज सुनो नाम की एक रैली निकाल रहे हैं। इस रैली की तैयारी को लेकर चौधरी बीरेंद्र सिंह के पुत्र और हिसार से बीजेपी के सांसद बृजेंद्र सिंह ने नारनौंद हल्के का दौरा किया था। उन्होंने गाँव कोतकला, खेड़ी, चौपटा, राखीगढ़ी, बुढ़ाना व नारनौंद सहित विभिन्न गाँव का मोटरसाइकिल यात्रा की और 2 अक्टूबर की जींद में होने वाली रैली को लेकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में ग्रामीणों को पहुंचने का न्योता दिया था। अब इन सबके बीच बड़ा सवाल सरकार के गठबंधन के ऊपर भी उठ रहे हैं। हालांकि इस कार्यक्रम को गैर राजनीतिक तो करार दे दिया गया, लेकिन वास्तविकता क्या है ये तो रैली के दौरान ही पता चल पाएगा। जिंदगी के हर क्षेत्र से जो लोग हैं वो उसमें आएंगे और जो हमारी विकट समस्याएं हैं, जो वर्षों से या दशकों से जो मुंह बाए खड़ी हैं, जिनका अभी तक समाधान नहीं निकला है, उसके ऊपर चर्चा का विषय है। और उसमें बुद्धिजीवी भी आएंगे और ऐसे लोग भी आएंगे जो अपने क्षेत्र में महारत रखते हैं और एक हिसाब से लोगों से एक संवाद स्थापित किया जाएगा उसमें। बाकी ये है कि ये जो रैली है 2 अक्टूबर की जींद के एकलव्य स्टेडियम में, वो किसी एक इस हिसाब से गैर राजनीतिक उसको कह सकते हैं कि वो पार्टी के हिसाब से नहीं है। उसमें किसी पार्टी का झंडा या किसी पार्टी का निशान नहीं होगा और हमारे सभी साथी ना सिर्फ इस इलाके से बल्कि पूरे प्रदेश से उसमें आमंत्रित किए गए हैं जो उसमें नहीं। चीज़ काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ कि इस गठबंधन का एक समय पे औचित्य रहा होगा, क्योंकि सरकार को एक स्थायित्व प्रदान करना था। लेकिन अब चुनावी वर्ष में यदि बीजेपी इससे अपना पल्ला नहीं झाड़ती तो पार्टी को आने वाले टाइम में नुकसान हो सकता है। तो 2024 की तैयारियों में जहां एक और तमाम पार्टियां जुटी हुई है, वहीं दूसरी ओर कहने की बीजेपी में गठबंधन को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो है गठबंधन के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि सांसद बृजेंद्र सिंह द्वारा एक रैली निकाली जा रही 2 अक्टूबर को, जहां इस तमाम रैली को गैर राजनीतिक बता दिया गया है। लेकिन क्या वाकई में ये गैर राजनीतिक है या फिर कोई नया चुनावी बदलाव है, चुनावी चाल है, ये देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि आपको बता दें कि चुनावी साल है और ऐसे में चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है। तमाम पार्टियां पुरजोर तरीके से पूरी कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में बीजेपी गठबंधन पर, लेकिन इस बीच इस तरीके की बयानबाजी के बाद सवाल उठ रहे हैं, जहां पर साफ तौर पर आपको बता दें कि बृजेंद्र सिंह ने साफ तौर पर कह दिया है कि बीजेपी को जेजेपी से पलड़ा झाड़ना चाहिए। और ऐसे में चुनाव में बेहद कम समय बाकी है, क्या फैसला आने वाले चुनाव में लिया जाता है और अगर इस तरीके की बयानबाजी होती है तो इसका असर गठबंधन पर क्या होगा और चुनाव में इसका क्या असर होगा, ये भी समय के साथ देखना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो आपको बता दें कि लगातार बयानबाजी की जा रही, इससे पहले भी कई मौक़ों पर हमने देखा है कि बृजेंद्र सिंह का इस तरीके का बयान सामने है। हालांकि गठबंधन सरकार जो है साफ तौर पर कह रही है कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, सरकार में सब कुछ ठीक है, किसी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं। लेकिन इससे पहले भी गठबंधन पर कई सवाल उठ रहे थे और इसी बीच इस तरीके का बयान जहां सामने आ रहा है, जहां आपको बता दें कि चौधरी बृजेंद्र सिंह का बयान इस तरीके से सामने आ रहा है, जहां पर 2 अक्टूबर को एक रैली का तो आयोजन किया ही जा रहा है। हालांकि इस रैली को
गैर राजनीतिक नाम दे दिया गया है और कहा गया कि किसी पार्टी का झंडा जो है इस रैली में नहीं होगा। लेकिन ये क्या वाकई में गैर राजनीतिक रैली होगी, ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो 2024 की तैयारियों में पार्टियां जुटी हुई है, लेकिन इसी बीच बड़ा सवाल कहीं ना कहीं सरकार के गठबंधन पर उठ रहे हैं। और तो चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करा देते हैं। वंदना पोपली बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी है, राहुल गर्ग कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उमेश भाटी जेजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ओमकार सिंह इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वंदना पोपली जी, आपका रुख करूंगी। चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी और ऐसे में बृजेंद्र सिंह का इस तरीके का बयान सामने है, बृजेंद्र सिंह जी का, जहां पर वो साफ तौर पर कह रहे कि बीजेपी को जेजेपी से पलड़ा छाट लेना चाहिए। और ऐसे में जो सवाल उठ रहे थे गठबंधन को लेकर, कहीं ना कहीं फिर एक बार ये मुद्दा उठ रहा है। देखिए श्रावणी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी वंदना जी। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का जो गठबंधन है वो चुनावों के बाद गठबंधन हुआ है। हम आपस में एक दूसरे के सामने लड़े थे और जनता ने जब हमारे को मैंडेट नहीं दिया था तो हम दोनों पार्टी एक साथ मिलकर आए थे। और उसके पीछे एक बड़ा कारण ये था कि हम जनता की सेवा करना चाहते थे और इसलिए हमने साथ मिलकर सरकार बनाई थी। जहां तक आज के बयान की बात करना चाह रहे हैं, तो क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को अधिकार होता है अपनी राय देने का, तो बृजेंद्र सिंह जी ने भी अपनी राय दी है। लेकिन गठबंधन टूटेगा चलेगा ये तो बहुत क्लियर है, क्योंकि ये पोस्ट इलेक्शन वाला अलायंस है, तो ये 24 तक के चुनावों तक चलेगा। ये बार बार मेरे नेताओं के द्वारा भी कहा जा रहा है, हम सभी प्रवक्ताओं के द्वारा भी कहा जा रहा है। अपनी राय को रखना कुछ गलत नहीं है, उन्होंने अपनी राय को रखा, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड नहीं है। भारतीय अगर कुछ भी आगे 24 में हम साथ रहेंगे या 24 से पहले हम साथ रहेंगे, ये सब जो डिसीजन है वो हाईकमांड करेगा, वो भारतीय जनता पार्टी का भी और जेजेपी का भी, वो दोनों मिलकर बैठकर डिसीजन लेंगे। तो प्रजातंत्र में इस प्रकार से मीडिया के सामने राय देना हमारी पार्टी की नीति में नहीं है। कहने की लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी है, ठीक है, लेकिन जो रैली 2 अक्टूबर को एक रैली का आयोजन किया जा रहा है और इसको गैर राजनीतिक नाम दिया गया है और कहा जा रहा है कि किसी भी पार्टी का झंडा जो है उपयोग नहीं किया जाएगा। इस रैली को लेकर भी कई बड़े सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके से एक अलग से रैली का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, जहां तक रैली की बात है, क्योंकि राजनेता है, जनता से जुड़ने की बात है और ऐसी रैली पहली बार नहीं हो रही, वो पहले भी कर चुके हैं जिसमें किसी पार्टी का झंडा नहीं था। तो व्यक्तिगत तौर पर अपने समर्थकों के साथ रैली करना, उसमें उनका अपना अधिकार है, वो रैली कर सकते हैं। इसको निकालकर या इसका कुछ ऐसा मतलब निकालकर नहीं देखा जाना चाहिए। हमारे सम्मानित नेता है, ये इस प्रकार की रैली वो पहले भी कर चुके हैं। ठीक है वंदना जी, लौटूंगी आपके पास। उमेश भाटी जी, आपका रुख करूंगी, क्योंकि चौधरी बृजेंद्र सिंह जी को सुना आपने, जहां पर उनका कहना है कि बीजेपी को फिलहाल वक्त आ गया है कि जेजेपी से पलड़ा झाड़ने का। ऐसे में इस तरीके के बयान से जजपा का नाराज होना तो बनता है। आप इस बयान को कैसे देख रहे हैं? देखिए श्रावणी जी, काफी समय से हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की जिस तरीके से जो है सरकार हरियाणा के अंदर चल रही है और जिस तरीके से अच्छे काम कर रही है दोनों मिलकर जो है, और जोड़ी अगर आप देखें तो सीएम और डिप्टी सीएम की दोनों की जो मिलकर जोड़ी जो है काम कर रही है, उससे हरियाणा नंबर 1 बनने जा रहा है और बन भी रहा है, सबके सामने है। चाहे कांग्रेस ने नंबर 1 का नारा दिया था, वो झूठा दिया था, लेकिन आज वो सच्चाई है कि दोनों पार्टी मिलकर सच्चाई में जो है नंबर 1 हरियाणा को बना रहे हैं। लेकिन फिर भी इसके बावजूद जो है बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द पहले भी शुरू हो चुका था, बाद में भी शुरू हो रहा है, और उसी तरीके से जो मुझे लगता है कि इन दोनों के भी जो है ना बाप बेटों के पेट में भी दर्द हो रहा है, क्योंकि इनको समझ नहीं है कि ये निर्णय इनके लेवल की चीज की नहीं है। ये लेवल शीर्ष नेतृत्व जो है भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है और जो जननायक जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, ये वो निर्णय लेंगे।
जाहिर सी बात है, इलेक्शन अलग अलग हुए हैं, हम लोगों का जो गठबंधन हुआ है वो बाद में गठबंधन हुआ, लेकिन गठबंधन इस तरीके से हुआ कि दल भी मिले, दिल भी मिले, और दिल मिलने के बाद में दोनों दलों ने मिलकर काम किया वहां पर। लेकिन आप देखिए जिस तरीके से जो वक्तव्य आ रहे हैं इन लोगों के, अगर इनकी हिम्मत इतनी नहीं है कि अपनी रैली में ये भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी लगा सके, मतलब ये उस रैली में झंडा क्यों नहीं लगा रहे? ये आप दिशा भी दे रहे हैं, निर्देश भी दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, समझा भी रहे हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन अपनी रैली में कह रहे हैं कि नहीं जी, अपनी रैली में हमारा कोई भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं होगा, हमारी रैली में जो है ना सिर्फ देश का झंडा होगा। तो ये किस हक से और किस सोच से जो है ये दोनों पार्टियों को ये समझा रहे हैं कि क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि इन दोनों को बैठ के आपस में घर में ये सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्योंकि ये दोनों को ही समझ नहीं आ रहा है इन लोगों को कि इनको भारतीय जनता पार्टी में रहना है या किसी और पार्टी में रहना है, कि नई पार्टी का गठन करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो सीएम बनने की जो इच्छा है, जो नहीं बन पाए, ना कांग्रेस बन पाए, ना बीजेपी में बन पाए, वो एक कुंठा जो इनके अंदर है, वो कुंठा कभी कभी निकल के आती है। और कुंठा पहले तो उनके निकल गए थे, तब तो बेटे के भी निकल के आ रही है कुंठा। शायद उनको भी लग रहा है कि मेरे पिताजी को सीएम बनना चाहिए। अरे सीएम काम करिए, मेहनत करिए, पार्टी अपने आप देखेगी किसको सीएम बनाना, किसको नहीं सीएम बनाना। भारतीय जनता पार्टी ने मनोहर खट्टर जी को सीएम बनाया। मनोहर खट्टर जी तो पॉलिटिकल आदमी नहीं थे, लेकिन वो लेकर आया, उनको बनाया, उन्होंने बहुत अच्छी सरकारें भी चलाई। तो ये निर्णय शीर्ष नेतृत्व का होता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो सोच है उसमें कहीं ना कुछ गड़बड़ हो रही है। उमेश भाटी जी, आपको नहीं लगता और किसी का ऐसा कुछ निर्णय नहीं आया अभी तक? उमेश भाटी जी, आपको नहीं लगता कि ठीक है उनकी सोच है, जिस तरीके से आपने बताया कि व्यक्तित्व सोच है, लेकिन आपको नहीं लगता क्योंकि वो पार्टी में फिलहाल पार्टी की तरफ से कोई कदम उठाना चाहिए या फिर इस तरीके की जो बयानबाजी कर रहे हैं पार्टी को उस पर रोक लगानी चाहिए? आपको नहीं लगता? देखो बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूं कि पार्टियों को पहली बात तो जिस तरह की वो रैली कर रहे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई झंडा भी नहीं है, उस तरह की वो रैली करने जा रहे हैं, वो क्या समझ और क्या सोच से कर रहे हैं और क्या दिखाना चाहते हैं वो। पहले तो इसी बात पर जो है ना उन पार्टी को, लेकिन अंदर का निर्णय है, मैं उस बात पे कुछ नहीं बोलूंगा। पार्टी अपने निर्णय खुद लेगी, बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये उनके अपने नेतृत्व का काम है कि किस तरीके का वो निर्णय लेते हैं, इनके वक्तव्य क्या निर्णय लेते हैं, इनकी रैली पे क्या निर्णय लेते हैं, ये इनका अंदरूनी मामला है। इसमें हमारा आपके पास है, ठीक है। राहुल गर्ग जी, आपका रुख करूंगी, क्योंकि अगर वीरेंद्र सिंह जी की बात की जाए तो वो दशकों तक कांग्रेस में भी रहे, हालांकि कांग्रेस में भी उनका बाकी रूप देखने को मिला था, और फिलहाल जिस तरीके की स्थिति है, क्या आपका रिएक्शन क्या है? आपको लग रहा है कि ये कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं फायदे वाली बात हो सकती है, एक प्लस पॉइंट हो सकता है कांग्रेस के लिए? देखो, सबसे पहली बात तो ये है, यदि वीरेंद्र जी या विजेंद्र सिंह जी कांग्रेस में आना चाहेंगे तो उनका मोस्ट वेलकम है, फर्स्ट बात। सेकंड बात ये है, ये इंटरनल मामला है दो पार्टियों का, बीजेपी और जेजेपी का, कि वो दोनों आपस में लड़ रही है। उनका गठबंधन की सरकार है स्टेट के अंदर और वो आपस में लड़ रही है, उनकी फूट नजर में आ रही है। मैं उनकी भावना समझ सकता हूँ विजेंद्र सिंह जी की, उन्होंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि जेजेपी जो है वो डूबता हुआ जहाज है। मैं जेजेपी के प्रवक्ता जी को बताना चाहूंगा कि जब ये वोट मांगे गए थे ना, जब बीजेपी कहती थी 75 पार और दूषण जी कहते थे यमुना पार, और बाद में जब ये सरकार इनकी बनती दिखी तो ये बीजेपी के गोद में जाके बैठ के अपनी सरकार बना ली। और जो आम जनता ने जेजेपी को वोट दिए थे वो बीजेपी के अगेंस्ट दिए थे जेजेपी को। दूसरी चीज दादू, जो जितने इनके ये 10 विधायक है, 10 विधायक में से 7 विधायक तो खड़े पांव दूसरी पार्टियों से छोड़ के जेजेपी में आए थे, जिनको टिकट नहीं मिली थी। चाहे आप बबली जी को ले लो, चाहे बरवाला से जोगीराम जी को ले लो, चाहे अपना शाहबाद से अपना काला साहब को देख लो, चाहे आप नरवाना से देख लो, चाहे नारनौल से देख लो। आप कह रहे हो जो अपना प्रवक्ता साहब, जेजेपी और बीजेपी की जो जोड़ी है, सीएम और डिप्टी सीएम की जोड़ी है, वो मिलकर विकास करा रही है। विकास कहाँ करा रही है? ये घोटाले करा रही है। आपको पता होगा रजिस्ट्री घोटाला इस सरकार के अंदर हुआ, दारू घोटाला इस सरकार के अंदर हुआ, यासी घोटाला इस सरकार के अंदर हुआ, पेपर लीक इसके अंदर हुए। तो आप कर कहां से रहे हो? आप कह रहे विकास करा रहे, बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1, अपने महिला सुरक्षित में हरियाणा नंबर 1, क्राइम में हरियाणा नंबर 1, फिर आप कह रहे विकास हो रहे हैं। दूषण जी ने ये बात कही थी युवाओं के लिए, आपको बताता हूँ, दूषण जी ने ये बात कही 75% रोजगार उद्योग के माध्यम से युवाओं को दिया जाएगा। आप 75 युवा दिखाएं जिनको रोजगार
जॉब के माध्यम से दिया गया हो। एक युवा नहीं है जिसको जॉब से मामले रोजगार दिया और जॉब के मामले, ये आप लोगों का था। बुढ़ापा पेंशन की बात आई, 5100 रुपए बुढ़ापा पेंशन दिए, वो दे दिए। बुढ़ापा पेंशन देंगे तो जो जिंदा जो बुजुर्ग है उनको मृत दिखा के उनकी पेंशन बंद कर दी गई है। ये आज आप देखो ना, उसके अंदर पोर्टल की आप बात करते हो कि पोर्टल पे हम सरकार लेके आ गए हैं। पोर्टल है क्या? आप कहते हो कि सड़क कहीं पे टूटी हुई हो, उसका पोर्टल में आप डालो, आपकी रोड रिपेयर हो जाएगी। पंचकुला शहर दूसरा कैपिटल माना जाता है, और पंचकुला शहर के कोई सेक्टर आप ले लो, कोई सेक्टर के अंदर आपकी रोड ठीक हो तो आप उसके अंदर आप देख लो। आप किसान के मामले ठीक है राहुल गर्ग जी, जरूर ओमकार सिंह जी से उनका रिएक्शन जान लेते हैं, फिर लौटूंगा आपके पास। ओमकार सिंह जी, आपका रुख करूंगी। जिस तरीके की परिस्थिति फिलहाल बनी हुई है, एक तरफ रैली किया जा रहा है, उस तरफ गठबंधन को अलग करने की भी बात कही जा रही है, आपका क्या सोचना है इस पर? श्रावणी जी देखिए, मैं तो दोनों पार्टियों को इतनी मजबूर कैसे नहीं, कभी नहीं देखा। देखिए, जब वंदना पोकली की बात कर रही थी तो वीरेंद्र सिंह जी का पक्ष ले रही थी। वो कह रही थी कि उनको स्वतंत्रता है, कुछ भी कर सकती है। उस वक्त भाटी साहब की शक्ल देखने वाली। और जब भाटी साहब कह रहे थे कि ये पार्टी को निर्णय लेना चाहिए, ना पार्टी का झंडा है, वो कैसे रैली कर रहे हैं, और ये पिता पुत्र को एक नई मोड़ अपनी राय दे रहे थे, उस वक्त वंदना पोकली जी बड़े अफसोस के बाद मुंह लटका के बैठी थी। मतलब दोनों एक दूसरे की बातें सहन कर रहे थे। जैसे गठबंधन जो है मजबूरी का गठबंधन। और देखो, भाटी साहब ने तो दो बातें लग तो आपके पास ही आ रही हैं। दो बातें कही भाटी साहब ने। एक बात तो कही इन्होंने कि सीएम और डिप्टी सीएम की जोड़ी खूब बढ़िया। हाँ, बिल्कुल खूब बढ़िया। 2024 के चुनाव में तुम्हारे को पता लग जाएगा कितनी बढ़िया। दूसरी बात इन्होंने कही कि हम हरियाणा को नंबर 1 बनाने जा रहे हैं और बना भी रहे। यस, बना रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, पेपर लीक, प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, बुजुर्गों की पेंशन कार्ड देना, पीले राशन कार्ड देना, महिलाओं की दुर्व्यवस्था, ये इतने सारे मामले हैं जिनमें नंबर 1 ही तो बना दिया इन्होंने। और पोर्टल में भी नंबर 1 बना दिया है। हर रोज नया पोर्टल, हर रोज नया पोर्टल। यहाँ तक कि किसान हमारा जो है वो इसकी पोर्टल की व्यवस्था तो नहीं जानता। उसको सीएससी सेंटर जाके 200 रुपए से 500 रुपए देने पड़ते हैं अपने पोर्टल में अपडेट करवाने के लिए। देखिए श्रावणी जी, कितनी अजीब बात है। सरकार की जिम्मेदारी क्या है? लोकतंत्र में सरकार जनता की सेवक होती है, राजतंत्र नहीं की मालिक होती है। लोकतंत्र में सरकार की नैतिक कर्तव्य है कि वो जनता की समस्याओं को सुने, उनका समाधान करे। यहाँ तो अगर कोई लेडी जन संवाद कार्यक्रम मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में रोजगार के लिए बोलती है तो मुख्यमंत्री कहते हैं चंद्रयान 4 जाएगा, तुम्हें चंद्रयान 4 के साथ मिल देंगे। ये ऐसी जो व्यवस्था है ना, इनको चंद्रयान को भेजने की जनता तैयारी करेगी और जान की जरूरत में नहीं पड़ेगी। उन्होंने सिर्फ एक बटन ही दबाना है इनके देश, और ये अपने आप ही चंद्रयान पर चले जाएंगे। आज परिस्थिति क्या है? हरियाणा में प्रत्येक वर्ग परेशान है। अगर किसी को अपनी समस्या है तो सरकारी विभाग में जाके समस्या का हल नहीं है, सीएससी सेंटर जाओ, जहाँ पे 50 रुपए से लेकर 500 रुपए तक लगते हैं। अपनी समस्या को ऑनलाइन करो, फिर 15 दिन इंतजार करो, फिर तुम्हारे को पता लगेगा तुम्हारी समस्या रिजेक्ट कर दी गई है। ये आज की व्यवस्था है, सच्चाई की व्यवस्था। ठीक है ओमकार सिंह जी, लौटूंगा आपके पास। वंदना पोकली जी, आपका रुख करूंगी। जिस तरीके की बयानबाजी चल रही है, क्योंकि देखिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, सांसद है बृजेंद्र सिंह जी, और ऐसे में इस तरीके का बयान आपको नहीं लगता है कि समाज में जनता के बीच कहीं ना कहीं गलत मैसेज जा रहा है? क्योंकि एकजुटता, जिस गठबंधन पर जनता ने भरोसा दिखाया, और ऐसे में किसी एक पार्टी की तरफ से एक वरिष्ठ नेता का इस तरीके से बयान आ रहा है, कहीं ना कहीं गलत संदेश जा रहा है जनता के बीच। देखिए, सबसे पहले मैं आपकी बात का जवाब दूंगी। जहाँ तक संदेश की बात है, हम सबको मालूम है कि लोकल लेवल पर उचाना और हिसार में जिस प्रकार से खिंचाव है, उस वजह से ये बयान है। और मैंने लास्ट में अपनी बात कंप्लीट करते हुए कहा था, क्योंकि आपने मुझे उस समय रोक दिया था, वो बात पूरी नहीं हो पाई। इस तरह का बयान देना जो है हमारी रीति नीति में नहीं है। लेकिन कंवरपाल गुर्जर जी ने बड़ा क्लियरली कहा, उनसे भी ऐसे भी प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का स्टाइल है, विजेंद्र जी का स्टाइल है, वो इस तरह की बात करते हैं। कांग्रेस में भी थे तो भी इस तरह की बात करते थे। तो मुझे लगता है इससे भी समझ जाना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। हमारी पार्टी में इस तरह का बयान देना हमारी रीति नीति में नहीं है। लेकिन उन्होंने एक अपनी राय रखी है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो बयान है वो
हाईकमांड का है या बड़े नेताओं का है। ये जो डिसीजन है ये ना विधायक के लेवल पर होंगे ना सांसद के लेवल पर होंगे, ये तो राष्ट्रीय लेवल पर ही होंगे। और अभी क्योंकि ओंकार सिंह जी पोर्टल को लेकर बहुत सारी बात कर रही थी, उससे पहले उन्होंने कहा कि मुंह जो है कुछ इस तरह कह रहे थे कि मुंह लटकाया हुआ था। लेकिन मैं आपको बता दूं ओंकार सिंह की मेरी आदत है कि जब भी क्योंकि 3 या 4 लोगों के बाद बारी आती है तो मैं लिख लिया करती हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स है, उसका जवाब दे सकूँ। वो हर एक के बारे में मेरा सिर नीचे होता है। सिर नीचे होने का मतलब सिर लटका हुआ नहीं है, मुंह लटका हुआ नहीं होता है। मतलब मुंह लटकाने की तो उसको जरूरत है ना कि जिसने अपने समय में, अभी आप कह रहे थे कि जनता का सेवक बन के रहना चाहिए, राजतंत्र नहीं है। भाई आपके समय में लाठी तंत्र हुआ करता था, केटा खेड़ा से सब कुछ चला करता था, तो आपको हो सकता है आवश्यकता हो मुंह लटका ले। जब आप चौटाला जी कहते हैं कि मैं जेल से शपथ लूंगा सीएम की, और उसको आप कैसे जस्टिफाई कर पाए मुझे नहीं पता, आज भी कर पाए तो बताइएगा जरूर। क्या उन्होंने सही कहा था कि जेल से सीएम की शपथ ली जा सकती है? उसी तरह जब वो कहते हैं कि मैं चाय पीता नहीं खाना खाकर चलता हूँ, इसके पीछे गहरा मीनिंग क्या है कि डरना मत, मैं खाना खाने नहीं आऊंगा। खाना खाने के पीछे क्या चीजें थी, तो मुझे लगता है जो जनता उसको सब समझ आ रहा है, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, आपने पोर्टल की बात की। पोर्टल में मैं ये मानती हूँ कि जनता की जेब में सरकार आ चुकी है। अगर कुछ भी उनको काम करवाना है तो उसके लिए उनको देखने की आवश्यकता नहीं है। मैंने सिर्फ मुख्यमंत्री जी के जनसंवाद में नहीं, जो मंत्रियों के जनसंवाद हो रहे हैं उसमें भी देखा कि लोगों ने कहा कि पोर्टल बंद मत करवाना, हमारे को अभी जरूरत नहीं है धक्के खाने की। पहले होता था कि छुटभैया नेता भी है कांग्रेस का या एनएलडी की जब सरकार थी तो उनका छुटभैया नेता, तो भी उनके पास जाना पड़ता था कि पेंशन बना दो, छोटा मोटे काम के लिए भागना पड़ता था। आज मोबाइल निकाला। ठीक है, आप वंदना जी, क्योंकि समय की कमी, जरा बाकियों से भी उनका रिएक्शन जान लेते हो। एक इम्पोर्टेंट बात और कहना चाहूंगी। यहाँ पे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता है गठबंधन पे बहुत प्रश्न लगा रहे थे। मुझे लगता है इनको अपने राष्ट्रीय लेवल पर जो महागठबंधन बना है उस पर देखना चाहिए। अधीर रंजन जी क्या कह रहे हैं, ये ममता में डेंगू है। मतलब जिनके साथ इन्होंने गठबंधन किया हुआ है उन पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं ममता जी स्पेन क्यों गई है। दिल्ली में कांग्रेस कहती है हम अकेले लड़ेंगे, हम आम आदमी पार्टी के साथ नहीं लड़ेंगे। हरियाणा में भी यही हाल है, तो सब जगह यही हाल हो रहा है। राष्ट्रीय लेवल के नेता कह रहे हैं कि हम गठबंधन करते हैं, लोकल लेवल के नेता कह रहे हैं कि जाओ जी राहुल गांधी जी आप कौन होते हो, हम डिसाइड करेंगे। सोनिया जी आप कौन होते हो, हम लोग डिसाइड करेंगे। खड़गे जी आप कौन होते हो। तो ये गठबंधन पे ये तो भाषण कम से कम नहीं दे। मेरी जो ठीक है वंदना जी, मैं लौटूंगी आपके पास क्योंकि समय की कमी है। जरा बाकी से उनके राय ले लेती हूँ। उमेश भाटी जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? श्रावणी जी, इन्होंने एक बात कही, हमारे जो है इनेलो के प्रवक्ता हैं कि ये मुंह लटका हुआ था। हाँ, मुंह लटका हुआ था अभय चौटाला जी का। 25 तारीख को जो रैली थी उसके अंदर पूरी तरह से उनका मुंह लटका हुआ था। हमारे तो सीने जो है गर्व से फूले हुए थे। हमने तो राजस्थान में जाके जो है लाखों लोगों की भीड़ खड़ी कर दी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो आपको ध्यान हो, तेजस्वी आएंगे, वहां से यूपी से यादव साहब आएंगे, फलाने आएंगे, वो आएंगे, ये आएंगे। इन्होंने पूरा जो इंडी गठबंधन था, घमंडिया गठबंधन था, सबके नाम ले लिए थे। और उनके मुंह वहां पे लटके हुए थे कि वहां पर कौन आया, त्यागी जी आए, वहां पे कौन आया, वहां पे भीम आर्मी के चंद्रशेखर आए। ठीक है जी, वहां पर कौन आया आपको सबको पता है कौन कौन आया वहां पे। तो जरूर बिल्कुल सही बात है, मुंह जो लटका है वो आप लोगों का लटका, अभय सिंह जी का लटका वहां पर, क्योंकि वहां पर जो हालात थे वो सबके सामने है। अब मैं बात करता हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता को, उन्होंने कहा कि जी जेजेपी डूबता हुआ जहाज है। जेजेपी डूबता हुआ जहाज नहीं भाई साहब, उड़ता हुआ जहाज है, उगता हुआ सूरज है वो। और जेजेपी हरियाणा में तो कर ही रही है, राजस्थान की तरफ मुड़ के चलिए, और राजस्थान में भी लाखों की भीड़ खड़ी कर दी है। और आप एक बात समझ लीजिए, कहते हैं ना कि पत्थर जब मारे तो पहले आप अपने भी देख लीजिए शीशे का कैसा आपका मकान है। आपके यहाँ पे जो घमंडिया गठबंधन है। ठीक है उमेश भाटी जी, समय की कमी है, जरा बाकी दो प्रवक्ता भी उनका फाइनल रिएक्शन जान लेती हूँ। राहुल गर्ग जी, संक्षेप में आपका फाइनल रिएक्शन। जो मैम ये अपने बीजेपी की प्रवक्ता जी बता रहे थे वंदना जी, उसको लेके पोर्टल के बारे में, तो पोर्टल के बारे में उनसे ये कहना चाहूंगा, यदि वो पोर्टल इतना दुरुस्त चल रहा है तो किसान क्यों परेशान हो रहे हैं। किसान को अपनी फसल बेचने के लिए 4-4, 5-5, 6-6 दिन के लिए क्यों पोर्टल पे माथा मारना पड़ता है, और उसके बाद भी वो उनकी फसल खरीद नहीं हो रही है, मंडी में अभी भी पड़ी है। और सुविधा नाम की मंडी के अंदर कोई सुविधा नहीं है वहाँ पे, ना वहाँ पे पानी की सुविधा, ना रहने की सुविधा, ना खाने की सुविधा, ना सड़क की प्रॉब्लम वहाँ पे समस्या है, हर चीज की समस्या, ना उठान हो रही है टाइम पे, ना भुगतान हो रहा है टाइम पे, ना आरटीओ की पेमेंट हो रही है। फिर पोर्टल है कहाँ पे इनका।
और ये उनकी बात कर रहे थे यासी कंपनी घोटाले की, की जो अपने नगर निगम की, तो वो घोटाला जो हुआ था उसके लिए आम जनता को भुगतना पड़ा था, सभी जनता नगर निगम के। ठीक है राहुल गर्ग जी, समय की कमी हमारे पास, वंदना जी समय की कमी हमारे पास, चर्चा को यहीं पर रोकना चाहूंगी। राहुल जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वंदना जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, उमेश भाटी जी आपका भी शुक्रिया और ओमकार सिंह जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसे में जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहा है, गठबंधन सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे कि क्या ये गठबंधन बना रहेगा या फिर आने वाले चुनाव में ये अलग थलग दिखेंगे। फिलहाल ये तो चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे उससे समझ में आ जाएगा। फिलहाल मसला में मेरे साथ इतने, देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।